हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे हो गए आप लोग और आपकी पढ़ाई प्रॉपरली चल रही होगी क्योंकि एग्जामिनेशन एकदम सर पर है और बैक टू बैक वैकेंसीज भी आ रही हैं। फॉर्म आपने भर दिए हैं। जिन लोगों ने अगर इच्छुक हैं तो IBACIO का भी फॉर्म आ चुका है, आप उसको भी भर सकते हो इफ यू आर विलिंग टू डू इन दैट पर्टिकुलर, इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर जॉब। हालांकि उसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। अगर किसी को जानना है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, हम वन ऑन वन सेशन में डेफिनेटली आपको बता देंगे। चलो, कल का आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेंसुरेशन। कल हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो मेरी कोशिश ये थी कि आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे दिया जाए ताकि अब जब हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हमने बैक में जो जितनी चीजें मेजर मेजर जो पार्ट है वो हमने कवर कर रखा है और आई होप आपको बहुत इत्मीनान से वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगे। मैंने बताया था आपको कि भाई मेंसुरेशन में भी हमारे पास दो पार्ट हैं, वन इज 2 डायमेंशनल एंड सेकेंड वन इज 3 डायमेंशनल। तो 3D का जो बेसिक है ये हमने कल के सेशन में कवर कर लिया था, लेकिन क्वेश्चन तो दोनों से आते हैं। तो फिलहाल अब हम स्टार्ट करते हैं। PYQ बेस्ड हमारे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो शुरुआत 2D से होगी और धीरे धीरे हम 3D की तरफ मूव करेंगे। तो विदाउट इवन वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की और देखते हैं क्या है हमारा आज का सेशन। ये रहा हमारा मेंसुरेशन। देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं जरा देखिए। अब हमारे पास कह रहे हैं साहब कि एक समकोण त्रिभुज PQR, एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR है जो एंगल Q पर क्या है, राइट एंगल्ड है। E और F QR और PR के मिड पॉइंट है, तो एक क्वाड्रिलेटरल है PQEF और ट्रायंगल PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात। आपके मन में आ सकता है कि साहब ये ज्योमेट्री में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन हमने थोड़ा बहुत सेग्रीगेशन कर दिया है। अब देख लो, ये रहा हमारे पास क्या, एक ट्रायंगल है। एज पर द क्वेश्चन कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने कुछ ऐसा एक फिगर यहाँ पे बना लिया। अब आपसे कह रहा है कि साहब ये क्या है, ये Q पॉइंट पर समकोण है, तो दिस पॉइंट इज Q एंड दिस इज व्हाट 90 डिग्री। अब कह रहे हैं E और F क्रमशः QR और PR के मध्य बिंदु है। तो ये हो गया P, ये हो गया R। तो E और F के बारे में क्या कह रहा है कि QR और PR के मिड पॉइंट है। तो QR का मिड पॉइंट है E और PR का मिड पॉइंट है F। तो आपसे ये कह रहा है कि साहब ये मिड पॉइंट है। अब कह रहा है क्वाड्रिलेटरल PQEF। PQEF यानी इसको अगर मैं मिला दूं तो ये बन गया PQEF एक क्वाड्रिलेटरल। तो कह रहे हैं जो PQEF क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया ट्रायंगल PQR के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। अब देख लो, एकदम क्लियर एक ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी, मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि कोई डाउट ना रहे। उसे कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए ऐसे, तो ये जो भुजा बनेगी ये तीसरी साइड के पैरेलल होगी, कंडीशन नंबर 1, और ये इसकी आधी होगी। मतलब अगर मैं इसको कह दूं कि ये 2A है तो ये कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी, और ये इसके पैरेलल बनेगी। यहां तक बात क्लियर। अगर यहां पर मिड पॉइंट ले लूं तो एक मिड पॉइंट ऐसे भी आ जाएगा और एक मिड पॉइंट ऐसे भी आ जाएगा। और अब किसी ट्रायंगल में तीनों मिड पॉइंट्स मिला दिए जाएंगे तो यहां पर जो ये 4 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं इन सबका एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इसका भी एरिया 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। प्रूफ कर सकते हो आप बेसिक प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो ये हमारे काम की बात आ गई। ये होती है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसी का मैं यूज करता हूं यहां पर। क्या है, अब देख लो, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैं एक मिड पॉइंट ये बना दे रहा हूं, तो यहां पर ऐसे अब आपके पास कुछ कंडीशन बनी। ठीक है, ये लिखने की जरूरत थी नहीं बट मैं समझा रहा हूं। तो अब देखो यहां पर भी तो वैसी ही कुछ कंडीशन बनी। 4 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, इसका भी एरिया 1 होगा, इसका भी एरिया 1 होगा, इसका भी एरिया 1 होगा और इसका भी एरिया 1 होगा, क्योंकि ये 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। एक सिंपल सा लॉजिक है। अब आपसे पूछा गया PQEF का क्षेत्रफल। अब आप देखो PQEF 3 पार्ट यहां पर आ रहा है और किससे पूछ रहा है, PQR के क्षेत्रफल से। तो PQR तो टोटल 4 है, तो PQEF का क्षेत्रफल 3/4 होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 3 है, ओवरऑल का 4 है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4 विच इज ऑप्शन नंबर बी। ये आपके इस प्रश्न का उत्तर है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई समस्या वाली बात नहीं। लेकिन ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। लगे हाथ एक और प्रॉपर्टी बता दूं, याद आ गई क्योंकि ज्योमेट्री में उस टाइम नहीं डिस्कस हुई थी, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, अगर कहीं पर कोई एक ऐसा ट्राइंगल है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हुए हैं।
तो अगर कहीं पर कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसमें किसी भी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया जाए। मैंने कहा किसी भी साइड के पैरेलल, मतलब अगर इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ए, तो ये जो ADEB त्रिभुज बनेगा ये कैसा बनेगा? समबाहु त्रिभुज बनेगा। कहीं पर भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, अगर मैं यहां पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं और मैं कहूं ये M है और ये N है, तो AMNB कैसा बनेगा? समबाहु त्रिभुज बनेगा। अगर मैं यहां पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं और मैं कह दूं इसको G है, H है, तो AGHB क्या होगा? ये समबाहु त्रिभुज होगा। लॉजिक क्या है भाई? समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीनों साइड्स इक्वल। वो आप कैसे डिसाइड करोगे? बड़ा सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं भाई, अगर किसी ट्रायंगल के तीनों कोण बराबर हो जाए तो तीनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो अगर देखो ABC इक्विलैटरल था तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। मैंने क्या कहा कि किसी भी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, तो अगर DE इज पैरेलल टू BC यानी कि ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, दैट मींस ADEB क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों एंगल कितने हो गए? 60 डिग्री। सिमिलरली अगर आप यहां पर भी देखोगे तो दिस इज आल्सो 60 डिग्री, दिस वन इज आल्सो 60 डिग्री, तो AMNB क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, छोटी सी, लेकिन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, तो आई होप आपको कोई डाउट अब यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे, देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास आ गया है 3/4। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज, क्वेश्चन नंबर 2। अब कह रहे हैं कि साहब 70 तीलियां, जो माचिस की तीलियां होती हैं, तो कह रहे हैं 70 तीलियां जिनमें से प्रत्येक 1 इकाई लंबाई की है, मतलब इट कैन बी 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, कुछ भी कह लो, 1 इकाई लंबाई की है, उन्हें संयुक्त करके बिना एक भी तीली तोड़े एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाया गया है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो MTS का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बेहद प्यारा है। मैं क्यों कह रहा हूं प्यारा है? क्वेश्चन इसलिए प्यारा है कि भाई अगर आप बेसिक से गए तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में ना जाने कितना टाइम लगेगा, अननेसेसरी का टाइम। और मैंने आपको डे 1 पे एक दो चीजें हमेशा बताता हूं कि भाई ट्रिपलेट्स याद कर लेना, 100 तक के बहुत फायदा होगा। आपको बताना है 70 तीलियां है, 1 इकाई है, मान लो एक तीली कितने की है? एक स्टिक की लेंथ है 1 सेंटीमीटर, तो मुझे पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। कोई भी तीली ब्रेक या कुछ नहीं की गई, सारे इंटीजर के फॉर्म में है। तो अब आपको बताना है कि भैया उस ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा। कैसे निकालेंगे समझिएगा। क्या कोई ऐसा ट्रिपलेट है, क्या कोई ऐसा ट्रिपलेट है जिसमें उनकी तीनों भुजाओं का योगफल 70 हो? क्यों मैं इस अप्रोच से जा रहा हूं ये भी आपको बता रहा हूं, क्योंकि दोस्त अगर यहां पर P + B + H बराबर 70 आ गया, दूसरी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, इंफॉर्मेशन सिर्फ ये है कि P² + B² बराबर H², रिप्लेस करके निकालोगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन जाएगा, जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट बस फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है, जो कि मैं कहता हूं याद होने चाहिए, इट इज रियली इंपॉर्टेंट, अप टू 100 तक जितने भी ट्रिपलेट बनते हैं, तो आपका काम ये क्वेश्चन में बेहद आसान है। मैं डायरेक्ट अब आप बता दे रहा हूं कि ये ट्रिपलेट है 20, 21 एंड 29। इनका तीनों का योगफल कितना है? तीनों का योगफल है 70। तो ये जो बनेगा वो बनेगा 20, ये बनेगा 21 और ये बनेगा 29। अब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। सम इनका कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। एरिया आपसे पूछ रहा है तो 1/2 गुणे 20 गुणे 21 यानी कि 210 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये इसका बेस्ट अप्रोच है। क्वेश्चन देख लो, MTS का पूछा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन इज गुड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा होगा कि भाई जो बार बार कहते रहता हूँ कि भाई ट्रिपलेट याद रखो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। सिर्फ ये नहीं, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आते हैं ट्रिपलेट से, और अगर आपको यही नहीं पता उस टाइम पे कि ट्रिपलेट क्या है तो आप अननेसेसरी टाइम किल कर रहे होगे। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं साहब? अब कह रहे हैं कि साहब एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, इसका परिमाप 730 है, आयत का क्षेत्रफल बताओ। अब ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है? ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिया गया है कि आप अपने कैलकुलेशन में कितना स्मार्ट कर पाओ। क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है।
आप अपनी कैलकुलेशन को कितनी जल्दी कर पाओगे केवल ये चेक करने के लिए एग्जामिनेशन में दिया हुआ है। तो मैं एक अप्रोच देने की कोशिश करता हूं, अदरवाइज कुछ नहीं है। आपका आंसर 6 से डिविजिबल होगा, ये बात तो कंफर्म दिख रही है, लेकिन 6 से तो यहाँ पे काफी कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो देख लो परिमाप, परिमाप बराबर ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, तो ये आ जाएगा 3 2 5, तो मैं 5x लिख ले रहा हूं और ये बराबर है 730 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 73 आ जाएगी। अब देख लो कितना आ जाएगा, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो 3x इंटू 2x यानी कि 6x स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर? यानी 6 इंटू में 73 इंटू में 73, ये आपका एरिया यहां पर आ गया। अब देखो आपके चारों ऑप्शंस की यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो मैं सिर्फ यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। 6 गुणे 3 18, 8 गुणे 6, 6 गुणे 3 18 का 8, 8 3 24, 4 लास्ट में 4 आ रहा है, 31,974 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं था, क्वेश्चन बेहद बेसिक था और लास्ट का कैलकुलेशन हम यूनिट डिजिट की हेल्प से बहुत आराम से निकाल सकते थे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। और कभी भी जब आपको बड़ा कैलकुलेशन मिल रहा हो, ऑप्शन पे जरूर नजर दौड़ाइएगा कि क्या सारे ऑप्शंस की यूनिट डिजिट अलग है, या मान लो दो की सेम भी है लेकिन रेंज उनके अलग अलग है। मान लो कि एक 31,000 लिखा होता है, एक 37,000, तो एक आइडिया लग जाता है अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से, तो वी कैन इजीली गेट द आंसर। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बेहद आसान है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जरा देखिए। अब अगले क्वेश्चन में कहते हैं साहब कि एक आयताकार पार्क की माप आपको दे रखी है 55 मीटर इंटू में 45 मीटर। पार्क के बीच से होकर दो रास्ते जाते हैं, वही 6ठी 7वीं 8वीं वाला क्वेश्चन है, और लंबाई चौड़ाई समांतर है। रास्ते के अलावा शेष भाग में लॉन है, लॉन का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, रास्ते की चौड़ाई। क्वेश्चन तो वही 6 7 में जो आता है वही क्वेश्चन है। जल्दी से सॉल्व करते हैं क्योंकि बहुत लोग इसमें भी परेशान होंगे। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। आपके पास कुछ इस तरीके से एक पार्क आपको दे रखा है। दिस इज नथिंग बट 55, ये कितना है 45, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब कह रहे हैं कि भैया बीच से रास्ता होके जा रहा है, तो यहां पर ये मैं चला गया और यहां पर ये चला गया, ये कुछ इस तरीके से एक रास्ता होके जा रहा है। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं इस रास्ते को छोड़कर जो बाकी बचा हुआ लॉन है उसका एरिया दे रखा है। मतलब जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इस लॉन का एरिया आपको दे रखा है 1911। रास्ते की चौड़ाई पूछ रहा है। अब मुझे चौड़ाई नहीं पता, तो मैंने क्या मान लिया, मान लो कि ये क्या है x है, ये क्या है आपके पास x है। तो अब देख लो पूरे मैदान का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो 55 इंटू 45 होगा, बोलो हाँ या ना। 55 इंटू 45 का मतलब 50 प्लस 5, 50 माइनस 5, तो 50 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 2500 माइनस में 25, 2475, तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा 2475। अब अगर मुझे इन रास्तों का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, ये जो रास्ते जो पाथ है, तो इस पाथ का एरिया कैसे निकलेगा। पूरे मैदान के क्षेत्रफल में से अगर मैं ये पार्ट जितने में लॉन है यानी कि जो क्रॉस वाला पार्ट है, अगर ये मैं हटा दूंगा तो बचेगा क्या, सिर्फ पाथ बचेगा, उसका एरिया आ जाएगा। तो मैं इसमें से क्या कर देता हूं, 1911 घटा दे रहा हूं। 1911 मैंने घटा दिया तो ये आ जाएगा, 5 में 1 गया 4, 7 में 1 गया 6 और 24 में 19 गया 5। 564 इज द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पाथ। ये जो पाथ है इसका क्षेत्रफल आ गया। अब मैं पाथ का क्षेत्रफल निकालता हूं। देखो जो ये वाली स्ट्रिप है, कौन सी, जो ये वाली स्ट्रिप है, इस वाले स्ट्रिप का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो देखो ये है 55 और चौड़ाई है इसकी x, तो कितना आ जाएगा 55x। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल है। फिर जो आपके पास दूसरी वाली स्ट्रिप है यानी कि ये वाली स्ट्रिप, इसका एरिया कितना आ जाएगा, तो इसका एरिया आ जाएगा भाई, ये यहां से यहां तक 45 है और चौड़ाई इसकी x है, तो प्लस में कितना आ जाएगा 45x। और यहां पर दोनों केसेस में एक पार्ट है जो कॉमन है। कौन सा पार्ट, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर, ये मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, तो जो ये वाला पार्ट है, ये जब मैंने इस तरीके से एरिया लिया होगा और जब मैंने इस तरीके से एरिया लिया होगा, दोनों पार्ट में कॉमन आया है, मतलब ये 2 बार काउंट हो गया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब मुझे पता है ये भी x है और ये भी x है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर, मुझे एक बार इससे घटाना पड़ेगा। ये आ जाएगा पाथ का एरिया, और ये पाथ का एरिया किसके बराबर है, आपने कैलकुलेट कर रखा है 564 के बराबर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन रही है, एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाओ तो एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 55 45 100, तो माइनस का 100x
और ये आ जाएगा प्लस का 564 और बराबर किसके आ जाएगा 0 के। ये आपका कैलकुलेशन यहां पे बना। अब जरा मुझे ये सॉल्व करना है। 5 6 4 3 तरह के ऑप्शन है। अगर मैं 4 सोचता हूं फॉर एग्जांपल तो 96 और 4 तो लास्ट में तो बन रहा है 96 और 4 से, तो 100 चौको 400 नहीं, ये नहीं हो सकता आंसर, एटलीस्ट घटा दो। 6 अगर मैं लेता हूं तो देख लो 94 और 6 दो फैक्टर बनेंगे, तो आपका 6 6 36, हाँ ये बन रहा है क्योंकि 64 बना रहा है। यस आ गया लॉजिक। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 94x माइनस में 6x प्लस का 564 बराबर है 0 के। मैंने क्या लगाया मैं आपको बता दे रहा हूं। एक तो है कि मैं फैक्टराइजेशन करता, वो तो हो ही जाता। दूसरा मैंने कहा अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो एक बार ऑप्शन ट्राई करते हैं कि अगर 4 होगी चौड़ाई तो 100 को तोड़ना है तो 96 और 4 बनेगा। 96 और 4 आपका ये वैल्यू 564 नहीं दे रहा है क्योंकि 564 आपको बनाना होगा, इसका मतलब वो आंसर नहीं हो सकता। 6 पे चेक किया तो 94 और 6 बनेंगे, वो 564 भी दे रहा है, दैट मीन्स ये आपका फैक्टर होना चाहिए। तो यहां से हो जाएगा x माइनस में 94 और यहां से आ जाएगा -6 और ये बनेगी x माइनस में 94, यू कैन चेक, बराबर आ जाएगा 0। 6 9 जा 54, 6 4 जा 24, बिल्कुल सही है। तो यहां से 94 हो नहीं सकता क्योंकि भैया 55 45 इसकी डायमेंशन ही है, तो x बराबर बनेगा तो एक 94 भी बनेगा और x बराबर 6 भी बनेगा, लेकिन वी विल कंसीडर 6, तो आपका रास्ते की चौड़ाई कितनी आ जाएगी 6। तो क्वेश्चन तो बेहद आसान था और ये आप आई थिंक 7th या 8th स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो जाता है जो आपके एसएससी के रास्ते तक जा रहा है। अल्टीमेटली 10वीं तक के बाद का कुछ ऐसा है नहीं आपके एग्जामिनेशन में, ओनली यू नीड टू चेंज इज अप्रोच। आपको क्वेश्चन देखने का नजरिया बदलना होगा। मैं ये भी मानता हूं कि आपके पेपर में 3 से 4 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर शायद कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हो। अदरवाइज हर बच्चे की अपनी जर्नी है, अपने करने के तरीके हैं। मैं उनको भी बच्चों को जानता हूं जिन्होंने बहुत सारी ट्रिक्स उनको पता है और उन्होंने उससे सिलेक्शन लिया है। उन बच्चों को भी जानता हूं जो बेसिक से ही सॉल्व करते हैं बट उन्होंने इतना मास्टर किया है अपनी प्रैक्टिस को, अपने कैलकुलेशंस को, कि उन्होंने वहां से भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट शुड बी योर पाथ। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6 इज द करेक्ट आपका आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। किसी का डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन में और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं साहब, एक समबाहु त्रिभुज है, एक आंतरिक बिंदु से तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर खींचे जाते हैं। तीनों परपेंडिकुलर्स की लंबाई का योग s है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है इन टर्म्स ऑफ s, जैसा कि ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये ज्योमेट्री में भी पढ़ाई दिया जाता है, अब वहां पे नहीं आया तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, देखते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर मेरे पास ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अब कह रहा है कि आंतरिक बिंदु से तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर खींचे जाते हैं, तो मैं पॉइंट कहीं पर भी मान सकता हूं। यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने ये ड्रॉ किया, दूसरा परपेंडिकुलर मैंने ये ड्रॉ किया, तीसरा परपेंडिकुलर मैंने ये ड्रॉ किया। दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3। ये 3 परपेंडिकुलर हैं। अब ये कह रहा है कि भैया जो तीनों परपेंडिकुलर हैं यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 ये S के बराबर हैं। अब आपको बताना है S के टर्म्स में इसका एरिया। तो अब देखो कैसे होगा, जरा मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। अगर मैं यहां से इसको मिला दूं, यहां से ये ग्रीन वाली लाइन मिला दूं और ये ऐसे मिला दूं, और इस इक्विलैटरल की तीनों साइड्स को मैंने क्या मान लिया, ए एंड ए मान लिया। अब देखो एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया अगर मैं देखूं तो 1/2 ए P1, ये पहले का एरिया आ जाएगा। इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, 1/2 ए P2, और तीसरे का कितना आ जाएगा, 1/2 ए P3। और अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो इन तीनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा। और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अगर इसकी भुजा ए है तो क्षेत्रफल तो यही बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब जरा देखिएगा, अब सिंपल सी बात है, अगर मैं 1/2 ए यहां पर क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, तो बचेगा कितना, P1 प्लस में P2 प्लस में P3 और ये बराबर आ जाएगा √3/4 ए स्क्वायर।
यहां से a से आपका ये की पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा √3/2a। और P1 प्लस P2 प्लस P3 आपसे कह रहा है तीनों लंबों की लंबाई का योग कितना है, ऐसा आपसे कह रहा है। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, s पुट कर सकता हूं। तो ये s बराबर किसके आ जाएगा, √3/2 और ये आ जाएगा a के। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2s अपॉन में √3 ये आ गई। मतलब इन टर्म्स ऑफ s अगर इस समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालनी होती तो वो आ जाती 2s अपॉन में √3। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a²। तो अब अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो ये आ जाएगा √3/4a² का मतलब 2s/√3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4s² डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 4s² डिवाइडेड बाई 3। अब यहां से आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी और ये यहां पे √3 आ जाएगा। तो s²/√3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। s²/√3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आसान सा क्वेश्चन था। आपको यहां से काम की बात क्या याद रखनी है वो देखिएगा। यहां पर काम की बात ये याद रखनी, ये वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको कि भैया यहां से अगर तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ दे रखी है समबाहु त्रिभुज में, मैं आपको समझा दे रहा हूं किस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। ये सब कुछ मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं 2/√3, 2 अपॉन में √3 और फिर यहां पे आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस में P3 और ये बराबर आ जाएगा किसके, a के। ये डायरेक्ट एग्जामिनेशन में फॉर्मूला के फॉर्म में भी पूछा गया है क्वेश्चन, और ये आपका इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि वैल्यू फाइंड आउट करने के फॉर्म में। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन एकदम आसान सा था, ठीक है। और ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा अलग से कोई, ताकि अगर कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट ये सारी कहानी आपको नहीं करनी पड़ेगी। यू कैन इजीली सॉल्व अगर आपको ये बात याद होगी उस टाइम पे। आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट नहीं होगा किसी भाई का, एकदम क्लियर है। डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। मैं बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन में। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं जरा देखिए। अब कह रहे हैं एक घास के मैदान 6 मीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। एक घोड़े को इसके कोने पर 4.2 मीटर लंबाई की एक रस्सी से बांधा जाता है। मैदान के कुल क्षेत्रफल का अनुमानित प्रतिशत जो चराई के लिए उपलब्ध है। बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कंसेप्ट वाला पार्ट पूरा मैं आपको बता चुका हूं। क्या है कि देख लो, अगर अपने पास एक कुछ इस तरीके से एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इसके एक कोने पर 4.2 मीटर लंबाई की एक रस्सी बांध दी गई है। तो यहां पर मैंने ऐसे कुछ एक रस्सी बांध दिया है। दिस इज 4.2, ये कितना है 4.2। अब आपको एंगल तो सारे केसेस में यहां पे पता है कि एंगल कितना है साहब, यहां पे इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये कितना है 60। आपसे पूछ रहा है कि मैदान के कुल क्षेत्रफल का अनुमानित प्रतिशत, और ये क्या कह रहा है कि मैदान जो है वो 6 मीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है। तो देख लो समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना आ जाएगा, √3/4a² का मतलब 36। ये आ जाएगा आपके पास 9√3। ये वैल्यू तो इतनी आ जाएगी। और ये जो पर्टिकुलर जहां पे घोड़ा बांधा गया है, तो ये देखो हुआ क्या होगा कि ये यहां पर इस कोने में बांधा गया है, रस्सी है 4.2 की, तो ये मैक्सिमम एरिया इतना कवर कर पाएगा और तो ये नहीं कवर कर सकता। अब इस पार्ट का एरिया कितना होगा, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भाई। इस पार्ट का एरिया कितना होगा, तो कल मैंने आपको बहुत डिटेल में एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट, ये सब कुछ बताया हुआ है। तो इस पार्ट का एरिया हो जाएगा पाई विच इज 22/7। r² का मतलब 4.2 इंटू में 4.2 इंटू में θ/60, तो 60/360 विच इज मैं 1/6 यहां पे लिख दे रहा हूं। अब देख लो, अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पर 7 छंग 42 होता है, ऊपर 4.2 है। तो अब मैं अगर यहां से देखूं, इसको मैं काट दूं, इन दोनों को काट के नीचे अपॉन में क्या लिख सकता हूं, 10 लिख सकता हूं, क्योंकि ऊपर क्या है आपका नीचे 420 बन जाएगा, ऊपर 42 है तो 1/10 बन जाएगी वैल्यू। सॉल्व करते हैं। 22 गुणे 2 44 का 4 कैरी ऑन 4, 22 चौको 88, 4 92, तो ये आ जाएगा 924 और अपॉन में आ जाएगा
10। ये वैल्यू आपके पास 924 नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है, तो ये आ जाएगा 92.4 विच इज 9.24। आपके पास ये वैल्यू बनेगी 9.24। ठीक है। मैदान के कुल क्षेत्रफल का अनुमानित प्रतिशत क्या है जो चराई के लिए उपलब्ध है, क्योंकि ये बंदा मैक्सिमम कितना यहाँ पे ग्रेज कर सकता है, तो मैक्सिमम यहाँ पर जो चराई के लिए उपलब्ध है वो कितना है, ये वाला पार्ट है। रिमेनिंग पार्ट नहीं पूछा गया था क्वेश्चन में। चराई के लिए तो घोड़ा तो केवल इतना ही पार्ट चर पाएगा, यानी ये 9.24 पार्ट ही चर पाएगा। अब ये पूछ रहा है कितना परसेंट है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 9.24 आपका बनेगा, 9.24 जस्ट अ मिनट, 9.24 चराई के लिए उपलब्ध है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 9 इंटू में 1.73 मैं मोटा मोटा लेके चल रहा हूं, तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा। 9 त्रिक 27 का 7 कैरी ऑन 2, 9 7 63 2 65 का 5 कैरी ऑन 6, 9 1 कम 9 और 9 6 15, 15.57। तो ये बन गया 15.57 और इंटू में 100। अब देखो ये वैल्यू मुझे अगर ऊपर 9 होता नीचे 15 होता तो 60% होता, ये बात तो कंफर्म दिख रही है। अब ये 9.24 है, 15.57 है, तो देख लो ये वैल्यू आपका 60 के आसपास नियरेस्ट वैल्यू होगी। अगर मैं नियरेस्ट देखूं तो मुझे सबसे नियरेस्ट वैल्यू दिख रही है, तो आई विल गो विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। बाकी आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप। अगर इसी क्वेश्चन को और लेंदी बनाना होता तो क्या कहता है एग्जामिनर, मैदान का वो भाग जो चराई के लिए अनुपलब्ध है, तो उस केस में आपको टोटल में से ये घटा के फिर इसका परसेंटेज निकालना होता, एक स्टेप और बड़ा हो जाता कैलकुलेशन। यहां पर पूछा गया है कि भाई जो अवेलेबल है ग्रेजिंग के लिए, तो ओनली दिस सेगमेंट इज अवेलेबल, दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज अवेलेबल, वहां पे मुझे परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना था। ये हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, सिर्फ कैलकुलेशन था, कठिन नहीं है क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं जरा देखिए। अब कह रहे हैं साहब कि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर आपको दे रखा है 8 अंडर ब्रैकेट रूट 2 प्लस 1 सेंटीमीटर। इसके कर्ण की लंबाई बताओ। अब देखो जैसे ही आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल आपसे कहे, दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि साहब इसकी भुजाओं का अनुपात 1 रूट 2 होता है। क्यों भाई, अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ऐसा फिगर बनेगा, तो दिस पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर होगा क्योंकि समद्विबाहु समकोण है। तो अगर ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये रूट 2 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। दोबारा कभी आएगा तो फिगर विगर मत बनाइएगा क्योंकि दिमाग में चलना चाहिए। अब कह रहे हैं साहब इसका पेरीमीटर इतना मुझे दे रखा है। अगर मैं इतना देख लू 1 1 2 2 प्लस रूट 2 यूनिट, 2 प्लस में अंडर रूट 2 यूनिट, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो 8, और ये आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 के बराबर। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, यहां से रूट 2 कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 यूनिट, और ये बराबर आ गया है आपके पास 8 अंडर रूट 2 प्लस 1। इसको आप x भी लिख सकते हो यूनिट की जगह, ज्यादा आसान होगा। ये तो बस मैं ज्यादा समझाने के चक्कर में लिख रहा हूं। तो ये और ये कट जाएगा, तो 1 यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा 8 बटे में अंडर रूट 2, रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 2। आपसे पूछ रहा है त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, हाइपोटेन्यूज की लेंथ। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 4 अंडर रूट 2 है, तो रूट 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 2 इंटू में 4 अंडर रूट 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 8। आपका 8 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक आसान सा क्वेश्चन था, कोई डाउट वाली बात नहीं होगी कभी अब। और ये भी क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार रिपीटेड है, और ज्यादा होगा, मतलब जो मुझे अभी तुरंत याद आ रहा है। तो कई बार पूछा हुआ और एकदम बेसिक लॉजिक पे क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अगर कोई दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी लग रही है, तो भैया आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में, देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब कह रहे हैं ट्राइंगल एबीसी में AB इज इक्वल टू AC, और ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर 8 अंडर ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2 है। BC की लंबाई AB की लंबाई का अंडर रूट 2 गुना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, मैं नहीं सॉल्व करने जा रहा। क्यों, देखो जो लास्ट क्वेश्चन है वो एकदम डायरेक्ट था, और ये जो ये क्वेश्चन है ये उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। आपसे कह रहा है AB बराबर AC, इसका मतलब क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज है, कंफर्म हो गया। लास्ट लाइन पढ़ो, AB की लंबाई का रूट 2 गुना है BC की लंबाई। BC यहां पर कहीं पर है नहीं, तो मतलब 1 1 रूट 2 वाला रिलेशन आ गया, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया। पेरीमीटर आपको दे रखा है, फिर तो वही पुराना ही क्वेश्चन हो गया, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लोगे,
ठीक है, आप ट्राई करो, कमेंट में आंसर इसका लिखिए कि भैया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन में और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर, आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं जरा देखिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज में AB बराबर AC, AD BC पर परपेंडिकुलर है। AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ABC का पेरीमीटर आपको 36 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ट्राइंगल ABC का एरिया कितना होगा। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है तो करते हैं। देखो आपसे क्या कह रहा है साहब, आपसे कह रहा है कि एक ट्राइंगल है आपके पास कुछ इस तरीके से, और इस ट्राइंगल में आपको दे रखा है कि AB और AC आपस में बराबर है। ये A है, ये B है, ये C है। आपसे कह रहा है AB ये बराबर किसके है, AC के। AD BC पर परपेंडिकुलर है। यहां से अगर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज AD, और ये BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। AD बराबर 6 सेंटीमीटर, ये जो आपको हाइट दे रखी है इसकी, ये दे रखी है 6। अब कह रहा है ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर है 36। तो अब आपको बताना है ABC का एरिया कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो एक बात तो कंफर्म है कि इसका एरिया जो भी होगा, आई कैन से कि भैया 3 का मल्टीपल होगा। हालांकि उससे कुछ निकलेगा नहीं, केवल 64 आपका कट जाएगा। 6 से भी नहीं कुछ नहीं निकल रहा तो फायदा नहीं है, सॉल्व ही करना पड़ेगा। अब देखो दोस्त, अगर ये x है, ये x है, तो ये अगर मैं BC की टोटल बात करूं तो ये 36 माइनस 2x होगा, बोलो हाँ या ना। अगर मैंने AB और AC को x मान लिया तो ये 36 माइनस 2x होगा, ठीक है। मैं आपको बेसिक और जो अप्रोच लगाना है वो दोनों बता रहा हूं, क्योंकि एक अप्रोच ये भी कि 6 को देखते हैं और ये 90 डिग्री पे है, मुझे एक ट्रिपलेट याद आता है 6 8 10, वहां से भी शायद आपका काम हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बन जाना चाहिए। अगर मैं ये 6 सोच लूं, ये 8 सोच लूं और ये 10 सोच लूं, तो देखो 10 10 20 और 8 8 16, आपका डायरेक्ट काम बन गया 20 16 36, जो कि पेरीमीटर आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। आपसे पूछा गया इसका एरिया, तो 1/2 गुणे 16 गुणे 6, तो 96/2 48 आंसर आ गया। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की किसी वैल्यू से, कहीं पर ऑप्शन नहीं है तो कहूंगा कि भाई यही तरीका करो, बहुत बड़ा हो जाएगा। अप्रोच जान लो, ठीक है, इसलिए मैंने पहले आपको वो चीज नहीं बताई। अब इसका अप्रोच क्या होगा, देखो ट्रिपलेट का यही फायदा है कि अगर आपको ट्रिपलेट्स पे थोड़ा सा होल्ड है तो काफी फायदा होता है। तो अगर ये टोटल 36 माइनस 2x है, इसका मैं हाफ कर दूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 18 माइनस एक्स। सिमिलरली ये भी कितनी आ जाएगी, 18 माइनस एक्स, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगा। अब अगर मैं ये वाला ट्राइंगल पकड़ लूं, 6 8 10 मुझे यहां से भी दिखे, इतना करने के बाद भी मैं ट्रिपलेट यहाँ पे सेटिस्फाई करा लूंगा कि बात बन जाएगी, तो वो तरीका तो ओपन ही है। बेसिक करना होता तो आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा लीजिए, यानी 36 प्लस में 18 माइनस एक्स का होल स्क्वायर विच इज 324 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस में 36x, और ये बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर के। ये और ये आपके पास कट जाएगा, 36x बराबर 24 से 30 30 60, तो ये आ जाएगा 360 के। x की वैल्यू आपके पास 10 आ गई, उठा के पुट कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। बेटर अप्रोच क्या था इस क्वेश्चन को करने का, कि आप ट्रिपलेट देखते और तुरंत ट्रिपलेट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आसान क्वेश्चन था, कुछ भी दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं होगी। इसलिए बार बार कह रहा हूं, अगर नहीं याद है तो एक से लेकर, मतलब शुरुआत से लेकर 100 तक में जितने भी ट्रिपलेट्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लो, चिपका लो, मोबाइल का वॉलपेपर बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले तक वो सारे ट्रिपलेट्स एकदम प्रॉपरली आपको पता होने चाहिए। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। तो ये काम आपको करना है, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में, देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्या कह रहे हैं, अब क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर दे रखा है 544, त्रिभुज की बराबर भुजाएं तीसरी असमान भुजा का 5/6 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन ये भी देखो आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले ही बता रहा हूं कि भैया यूनिट डिजिट सबकी अलग हैं, तो मैं क्वेश्चन के लास्ट स्टेप में एटलीस्ट कैलकुलेशन तो नहीं करूंगा, मैं यूनिट डिजिट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। क्या कह रहा है, स्किप भी कर सकता हूं, लेकिन मैं कर दे रहा हूं क्वेश्चन, ताकि ये सारे अप्रोच आप एग्जामिनेशन में लेके जाओ। AB बराबर AC, तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। AB बराबर AC आपसे कह रहा है, इसका पेरीमीटर 544 है, बहुत अच्छी बात है। त्रिभुज की बराबर भुजाएं तीसरी असमान भुजा का 5/6 है, मतलब अगर नॉन इक्वल साइड 6x है तो ये आ जाएगी 5x, ये आ जाएगी 5x।
आपसे पूछ रहा है इसका एरिया कितना होगा, मतलब आपको इसकी क्या चाहिए, ये हाइट चाहिए। अब चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये कितना आ जाएगा 3x। देखो कितना आसान हो गया, 5 3 तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। अब आपका एरिया कितना आ जाएगा 1/2, बेस टोटल कितना है 6x और हाइट कितनी है ये आ जाएगी 4x। ये आपका 3 बार चला जाएगा, 12x स्क्वायर इज द वैल्यू, 12x स्क्वायर इज द वैल्यू। अब ये x की वैल्यू यहां पे कितनी है तो 5 5 10 6 16x, 16x बराबर 544। अगर 16x बराबर 544 है तो x बराबर 16 3 48, 16 चौको 64, तो ये आ जाएगा 12 इंटू में 34 इंटू में 34। यूनिट डिजिट देखो 2 गुणे 4 8, 8 गुणे 4 32 का मतलब 2। एक ही ऑप्शन की यूनिट डिजिट 2 है तो 13872 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे मुझे सॉल्व नहीं करना है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। एग्जामिनर खुद भी ये चेक कर रहा है, अल्टीमेटली एम क्या था उसको यही चेक करना था कि आप या तो टाइम किल करो या अगर आप डिजर्व करते हो सिलेक्शन लेना तो वो चीज आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, ठीक है। और मैंने कहा एक सैक्रोसेंट रूल नहीं है, आप इस रेस में बिल्कुल मत भागिएगा कि भैया सारी जगह ट्रिक्स ही लग जाती हैं। देयर आर मल्टीपल 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 स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने तरीके डेवलप किए, अपने तरीकों को मास्टर किया और उन्होंने सिलेक्शन लिया। तो इसलिए आप देख लो कि आप किस तरीके में कंफर्टेबल हो। हाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जुगाड़ लगाओ, ठीक है। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में, देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं साहब, समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 20 सेंटीमीटर है, बराबर लंबा वाली भुजाओं में से एक भुजा आधार का अनुपात। अब देखो ये क्वेश्चन वैसा ही है तो मैं स्किप कर रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 12। एक त्रिभुज की भुजाएं 25 39 और 34 इकाई हैं। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 21 सेंटीमीटर अधिक है तो वर्ग की भुजा क्या होगी। अब ये प्योर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, प्योर कैलकुलेशन है कि भैया यहां पर आपको क्या लगाना है, हीरोज फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज जल्दी से लगाते हैं, क्विक एक लाइन में ही लगाते हैं। एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जरा एस देखते हैं तो देख लो 9 5 14 4 18 का 8 कैरी ऑन 1 2 1 3 3 6 3 9 98 का मतलब 49। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49 इंटू में आगे बढ़ो, 49 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 24 बचेगा तो 24 लिख लिया। 49 में से 39 जाएगा कितना बचेगा 10 बचेगा। 49 में से 34 जाएगा कितना बचेगा 15 बचेगा। यहां तक बात क्लियर। अब देख लो अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक बार में वैल्यू आ गई, क्यों, क्योंकि ये तो मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि 7 मुझे डायरेक्ट दिख रहा है। 24 गुणे 10 240, 240 गुणे 15, तो अब 240 का 10 गुना होता है 2400 और 5 गुना होता है 1200, तो 3600 बन जाएगा, मतलब 60 आ जाएगा। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 7, इससे निकला 7 और ये वैल्यू बन रही है 3600, तो ये आ जाएगा 60। ओवरऑल कितना आ गया 420। अब आपसे क्या करें, एक त्रिभुज का एक वर्ग का क्षेत्रफल इस ट्राइंगल से 21 सेंटीमीटर अधिक है, तो वो कितना आ जाएगा 420 प्लस में 21 यानी कि 441 इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। और अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल 441 है तो भुजा कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, 21 का स्क्वायर 441 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए कोई डाउट है, सिंपल ही कैलकुलेशन था, कुछ भी ऐसा नहीं था, एकदम आसान क्वेश्चन था, ये रोज लगाना था, डायरेक्ट आंसर निकालना था। जरा कमेंट में लिखना कि अगर किसी ट्राइंगल की भुजाएं 13 14 और 15 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया और इन रेडियस कितना होगा। आई एम रिपीटिंग, अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 14 और 15 सेंटीमीटर है तो इसका इन रेडियस कितना होगा और इसका क्षेत्रफल कितना होगा। जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, देखते हैं किसका सही उत्तर यहां पर आता है, जल्दी से बताइए। लेट्स चेक इट आउट भाई, किसका सही आंसर आता है। ठीक है, आप लोग करिए, मैं बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं साहब, जरा देखिए। अब कह रहे हैं ट्रायंगल एबीसी में अंतर्निहित एक वृत्त क्रमशः एबी बीसी और एसी भुजाओं को क्रमशः डी ई और एफ पर स्पर्श करता है। कुछ कुछ मेजरमेंट दे रखे हैं, आपसे कुछ पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी ज्योमेट्री में करा चुका हूं, तो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्कस्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 35 मीटर 53 मीटर और 66 मीटर हैं। 9.25 रुपए पर वर्ग मीटर की दर से पार्क को समतल करने का खर्चा।
अगेन आप लोग कर सकते हो, एरिया निकालना है, कैलकुलेशन है, एरिया निकालना है, फिर 9.25 से मल्टीप्लाई कर देना, आप लोग करोगे। क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा क्वेश्चन होगा तो या थोड़ा डिफरेंट होगा तो देखते हैं। ट्राइंगल एबीसी में बीसी की लेंथ एबी की लेंथ के 2 गुने से 2 कम है। ऐसा क्वेश्चन अभी मुझे रिसेंटली भी किसी पेपर में दिखा था, कर लेते हैं। सिंपल ही क्वेश्चन है ये भी। आपके पास एक आपको ट्राइंगल दे रखा है कुछ इस तरीके से, और ये ट्राइंगल क्या है, ए बी एंड सी। अब यहां पर कह रहा है बीसी की लंबाई एबी की लंबाई से 2 कम है। तो AB अगर मैंने x मान लिया तो BC कितना आ जाएगा, x माइनस 2। बोलो हाँ या ना भाई, यही कह रहा है ना, नहीं सॉरी, BC की लंबाई AB की लंबाई के 2 गुने से 2 कम है, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2। यहां तक ठीक है। AC की लंबाई यानी ये वाली AB की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 10। क्वेश्चन तो आसान ही यार, पेरीमीटर दे रखा है, सबसे छोटी भुजा पूछी गई है, तो 2x प्लस एक्स, 3x प्लस 4x और 4x प्लस 8, तो आपके पास आ गया 4x प्लस 8, ये बराबर है 32 के। तो x बराबर 32 में से 8 जाएगा 24/4 यानी कि 6। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6 आ गई। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताओ। अब आप लोग समझदार हो, निकाल लीजिए, कुछ भी बचा नहीं है यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन में। किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण तथा एक लंब भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज खींचे जाते हैं। उनके क्षेत्रफल क्रमशः h और a हैं, a अपॉन h का मान। अब देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, केवल जबरदस्ती का यहाँ पर चीजें दे रखी हैं। कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी 1 1 √2 तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए। ये मेरे पास, इसको थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर कह रहे हैं इनकी भुजाओं पर मुझे ट्राइंगल्स बनाने हैं। ये एक ट्राइंगल है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है क्योंकि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। मैं इसको 1 लिख सकता हूं, इसको 1 लिख सकता हूं, इसको √2 लिख सकता हूं, इस बात में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो क्या कह रहा है कि इसके हाइपोटेन्यूज पर और इसके परपेंडिकुलर पर समबाहु त्रिभुज खींचे जाते हैं। मतलब आपसे कहा गया ये रहा हाइपोटेन्यूज, तो यहां पर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया गया, और मान लो कि ये परपेंडिकुलर है तो यहां पर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल कुछ ऐसे ड्रॉ कर लिया गया। अब कह रहे हैं कि उनके एरिया क्रमशः h और a हैं, कर्ण पर और लंब पर। मतलब इसका एरिया आपके पास h है और इसका एरिया आपके पास a है। आपसे कह रहा है कि साहब a अपॉन h बता दो। अब देखो रेशियो निकालना है तो भाई √3/4 तो दोनों में आएगा, चाहे मैं जो हाइपोटेन्यूज पे ट्राइंगल है और जो यहाँ पे परपेंडिकुलर पे ट्राइंगल है, दोनों में √3/4 आएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। रेशियो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, a² की वैल्यू पर। तो अगर मैं h बराबर लिखूं तो ये वैल्यू आ जाएगी √2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 2, और यहां पर 1 का होल स्क्वायर यानी कि ये आ जाएगा 1। आपसे पूछा गया है a अपॉन में h, तो यू कैन राइट 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट लग रहा है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द पीड़ा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसी पे एक क्वेश्चन और आया हुआ है, वो क्या कहा गया, वो कहा गया कि हाइपोटेन्यूज पे एक स्क्वायर बनाया गया और यहां पर एक ट्राइंगल बना दिया गया या स्क्वायर बना दिया गया, अब उनका रेशियो बताओ। तो भाई कुछ भी पूछ लिया जाए, अब आप निकाल सकते हो। अगर इस पे स्क्वायर बना देंगे तो √2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पे स्क्वायर बनाएंगे तो भी 1 × 1 ही आएगा, आंसर विल रिमेन सेम। आई होप ये बात क्लियर होगी कि इसमें कुछ भी वेरिएशन डाल दें, आप इस क्वेश्चन को बेहद आसानी से कर लेंगे। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, इसमें एकदम क्लियर होगा। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें, त्रिभुज एबीसी में बीसी की लंबाई एबी की लंबाई के 2 गुने से 3 सेंटीमीटर कम है। मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, सेम लास्ट क्वेश्चन है, तो आई एम स्किपिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। एक त्रिभुज की भुजाएं 24, 26 और 10। जैसे ही ये वैल्यू पढ़ना दिमाग में खट से आना चाहिए, ट्रिपलेट लिखा हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल लिखा हुआ है। प्रत्येक कोने पर 4.2 सेंटीमीटर के वृत्त खींचे जाते हैं। वृत्त के क्षेत्रों द्वारा कवर किए गए हिस्से को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो एक क्वेश्चन आया था जिसमें वो ये पूछ रहे थे कि साहब मतलब कितनी चरने योग्य भूमि है। यहां पर कह रहे हैं कि वो वाला एरिया जो इसमें कवर होगा उसको छोड़कर कितना एरिया बचा है, मतलब घटाना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन, इसमें बस एक ही बात है काम की, बाकी कुछ नहीं है। देख लो, अब ये रहा अपने पास ट्राइंगल
और 24, 10 और 26 दे रखा है। अब ये बात देखते ही समझ में आ रही है, 576 होता है, ये 100 आपका 676 हो जाएगा और 26 का स्क्वायर 676 होता है, देख के पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आपसे कह रहा है प्रत्येक कोने पर 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे जाते हैं। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यहां से मैंने 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल कुछ यूं खींच लिया, यहां से मैंने 4.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल कुछ यूं खींच लिया, और यहां से मैं इस फिगर को थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं, यहां से भी मैंने 4.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल तुरंत यू खींच लिया। यहां तक क्लियर है। ये रेडियस कितना है आपसे कह रहा है साहब, ये 4.2 है। ये भी कितना है, दिस इज 4.2, और ये भी कितना है, ये भी है 4.2। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर्कल के पार्ट को छोड़कर इस ट्रायंगल में जो भाग बचा हुआ है उसका एरिया, मतलब क्या है कि पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालूं और मैं ये तीनों सेक्टर का एरिया निकाल के घटा दूं। तो पहला डाउट क्या आएगा इस क्वेश्चन में, पहला डाउट आएगा कि साहब मुझे एंगल नहीं पता, क्योंकि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है और थीटा की वैल्यू पता नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बस इतना ही दिमाग भी लगाना है कि थीटा की वैल्यू नहीं भी पता है, मतलब इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता है लेकिन ओवरऑल वैल्यू पता है। कैसे पता है समझाता हूं मैं। देखो जो पहले वाले का होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो पहले वाले का जो एरिया होगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर विच इज 4.2 का होल स्क्वायर इनटू में थीटा 1 बटे में 360, यही हो जाएगा। दूसरे वाले का जो होगा वो क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि ये जो यहां पर तो देखो मुझे पता है ये दोनों एंगल नहीं पता है। एक तरफ का तो एंगल में मुझे पता है कि 90 है, दूसरे का थीटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, लेकिन मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं, मैं थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 मान रहा हूं। ये कितना हो जाएगा थीटा 2 और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा थीटा 3। तो दूसरे का हो जाएगा पाई 4.2 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा थीटा 2 बटे 360, और तीसरा बनेगा पाई 4.2 का होल स्क्वायर और ये बनेगा थीटा 3 बटे 360। मैंने क्यों कहा, मान लो यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो मुझे एक एंगल पता है तो थोड़ा सा और सहूलियत है। मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता, एक ऐसा ट्रायंगल होता जो इट मे बी स्केलिन ट्रायंगल, नहीं पता होता तब भी आंसर आ सकता था। कैसे, अगर मैं इन तीनों का सम करूं तो पाई 4.2 का होल स्क्वायर तो मैं कॉमन ले लूंगा और बचेगा कितना, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 बटे 360, यही बचेगा। और थीटा 1, इसको अगर मैं थीटा 1 कह दूं तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 ये तीनों एंगल मिलाकर 180 बनते हैं, तो 180 बटे 360 डायरेक्ट लिख सकता हूं कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 बटे में 360, तो दिस इज 1/2। आपकी वैल्यू एग्जैक्ट निकाली गई है तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 22/7 इंटू में 4.2 इंटू में 4.2 इंटू में 1/2, ये आ जाएगा 0.6। यहां तक कोई डाउट नहीं आएगा। ये कितना आ जाएगा आपके पास 11 आ जाएगा। अब आपको ये वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो ये आ जाएगा 6.6 इंटू में 4.2। अब ये कितना आ जाएगा 66 गुणे 2 132 का 2 कैरी ऑन कितना बचेगा 13, और 66 गुणे 4 तो 60 गुणे 4 240 और 6 गुणे 4 24, 240 और 24 264, और 64 में 13 जोड़ोगे 64 10 74 3 77 277, तो ये आ जाएगा 277। डेसिमल 2 प्लेस पे लगेगा 27.72। मतलब ये जो तीनों सेक्टर बने हुए हैं इन तीनों सेक्टर का एरिया आ गया 27.72। आपसे कह रहे हैं कि इनको छोड़कर जो एरिया बच रहा है ट्रायंगल में वो आपने फाइंड आउट करना है। तो अब ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, डायरेक्ट लिखता हूं मैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/2 गुणे 10 गुणे 24, तो 120 आ जाएगा, डायरेक्ट दिख रहा है, तो ये आ जाएगा 120। अब कह रहा है कि जो ये बीच का एरिया जो रिमेनिंग पार्ट है आपको इस रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 120 में से 27.72 घटा दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। देखो ये तो भाई सीधी सी बात है 0.28 आएगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन है तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, क्योंकि भाई 72 है, 100 में से 72 जाएगा 28 बचेगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो मैं उसको डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मेनली इस क्वेश्चन को बताने का लॉजिक क्या था कि यहां पर आपको समझना है कि अगर यहां पर ये मुझे 90 ना पता, मैंने उसका यूज नहीं किया है, नहीं तो 90 थीटा 90 माइनस थीटा ऐसे करके भी कुछ सोचते,
कुछ भी नहीं पता है लेकिन सम ऑफ ऑल द एंगल्स पता है, सो दैट कि वी कैन इजीली गेट द आंसर। आई होप इट इज क्लियर नाउ, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं जरा देखो। एक त्रिभुज का आधार एक वर्ग की परिधि के बराबर है। एग्जैक्टली वर्ग के लिए परिधि वर्ड सही नहीं है, हालांकि है तो PYQ। इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, परिमाप। अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं, परिधि सर्कल के केस में लिखते हैं, बट इट इज फाइन, आपको कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो कह रहे हैं एक त्रिभुज का आधार एक वर्ग के परिधि के या परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 6√2 है। इसकी ऊंचाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक लाइन में करना है क्वेश्चन। अब यहां पर ऐसा कुछ दे रखा है क्या, एक त्रिभुज का आधार, नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दे रखा है तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर भी नहीं कर सकता। त्रिभुज का आधार तो मैं डायरेक्ट बेस लिख रहा हूं। किसके बराबर है, एक वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 6√2 है। मतलब वर्ग का जो विकर्ण है 6√2 है। बताओ अगर वर्ग का विकर्ण 6√2 है तो वर्ग की भुजा कितनी होगी। अब डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए कि भाई वर्ग का विकर्ण साइड √2 होता है तो साइड इज इक्वल टू 6। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो बेस है ट्राइंगल का ये उसके परिमाप के बराबर है। तो अगर वर्ग की भुजा 6 है तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो बेस अपने पास कितना आ गया, 24। बात खत्म हो गई। अब आ जाता हूं मैं हाइट के केस में। अब हाइट के केस में क्या कह रहा है आपको जरा देखिएगा। अब कह रहा है कि इसकी ऊंचाई एक वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। भाई किसी स्क्वायर का एरिया 144 है तो उसकी साइड कितनी हो जाएगी, 12, और ये 12 के बराबर ही इसकी हाइट है। ये आपसे कह रहा है। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 144 मुझे डायरेक्टली दिख रहा है। आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब एरिया निकालना है तो 1/2 24 गुणे 12, 2 से काट दोगे तो 12 × 12 144। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो सिर्फ लैंग्वेज का खेल था इस क्वेश्चन में, अदरवाइज इट वाज एन इजी क्वेश्चन। कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे और देखता हूं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब कह रहे हैं ट्राइंगल एबीसी में एसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई के 5 गुने से 4 सेंटीमीटर कम है, बीसी की लंबाई एबी की लंबाई के 4 गुने से 4 सेंटीमीटर अधिक है। कर चुका हूं, तीसरा क्वेश्चन है वैसा तो आई एम स्किपिंग। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज का आधार 8.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज जिसकी ऊंचाई जिसका आधार 14 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है वह है। अब देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। एक का तो मुझे एरिया पता है 1/2 × 8.5 × 14। अब ये कह रहा है कि और क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो पहले वाले में 2 का गुणा करके इसका आधार पता है 1/2 × 14 इंटू हाइट निकाल लो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, छोड़ता हूं, आसान सा क्वेश्चन है। एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 96, 110, 146 है, एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 10:11 के अनुपात में है। पार्क के लंबे किनारे की लंबाई बताओ। पार्क के लंबे किनारे की लंबाई बताओ। आपका आंसर देखो, यहाँ पे रूट वाला मामला है और 11 के तो सारे ही दे रखे हैं, कैलकुलेशन तो करना बनता है। एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल, एक खेत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 96, 110 और 146 हैं, एक आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 10:11 हैं। एक बारी वैल्यू बड़ी है, आप 96, 110, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे लास्ट में यूनिट डिजिट 6 बन रही है, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 बन रही है। तो यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपका यहां पर एक चीज मुझे बनती हुई दिख रही है, एक बारी चेक कर लीजिएगा ये ट्रिपलेट है क्या, नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ये ट्रिपलेट है तो एरिया आ जाएगा। ये एरिया 10 × 11, 10x × 11x यानी 110x² बराबर उसका एरिया आ जाएगा। फिर आपको कैलकुलेशन ही करना है, करिएगा। नहीं आएगा तो फिर पूछेगा, कुछ ऐसा इसमें है नहीं, बस इसका एरिया निकालने में ही जो आपको दिमाग लगाना है वो आपको लगाना है। बाकी एक बार चेक कर लीजिएगा वेदर इट इज ट्रिपलेट और नॉट। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में, थोड़ा सा आप उसको चेक कर लीजिएगा। एक त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर। दिमाग में तुरंत आ गया कि वर्ग की भुजा 7 हो जाएगी तो पेरीमीटर उसका 28 आ जाएगा। तो वैसा ही पुराना क्वेश्चन है, मैं स्किप कर सकता हूं, कुछ भी नहीं है यहां पर। अब देख लो, एक त्रिभुज की भुजाएं 10, 24 और 26 सेंटीमीटर है, वही पुराना क्वेश्चन है, करा चुका हूं, तो इस क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं।
एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12.8 एंड 9.6 है। त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है जो कि 9.6 मीटर वाले भुजा के संगत है, तो 12.8 मीटर भुजा वाले के संगत ऊंचाई बताओ। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन आपको और बता दूंगा मैं। कह रहा एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में एक साइड है 12.8 और दूसरी साइड है 9.6। अब आपसे कह रहे त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है जो कि 9.6 मीटर वाली भुजा के संगत है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको आधार मान लूं तो यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये कितना है 12 मीटर है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू में 9.6 इंटू में 12। ये बराबर होगा किसके? भाई एक ही ट्राइंगल है तो इसका एरिया मैं किसी भी तरीके से निकालूं वो हर तरीके से बराबर आएगा। अब ये कह रहा है कि 12.8 मीटर भुजा वाले के संगत ऊंचाई बताओ। तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे भी ड्रॉ कर दूंगा तो इसका एरिया 1/2 इंटू में 12.8 इंटू में h है, ये बराबर ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बाकी अब आप लोग समझदार हो, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। डेसिमल है तो डायरेक्ट ही काट दो। ये वैल्यू किससे कट रही है 128 तो डायरेक्ट नहीं कट रही, 16 छक्का 96, 16 8 128, तो ये आ गई 6, ये आ गया आपके पास 8, ये आ गया 3, ये आ गया आपके पास 4, ये आपके पास आंसर आ गया h बराबर 9 विच इज ऑप्शन नंबर बी। ये आपके इस क्वेश्चन का सही वाला उत्तर है। अब मैंने कहा था इस पे दो क्वेश्चन आते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपका एक कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, अब एक पैरेलल और एक नॉन पैरेलल साइड यहां पर, मतलब एक भुजा ये और एक एडजेसेंट साइड्स आपको दे दी जाती हैं और कहा जाता है कि अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ आपको दे दी गई तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी आपसे पूछी जाती है। ये कुछ ऐसे बनेगी, लॉजिक सेम होता है। वहां पर हाफ नहीं होगा तो सीधा बेस इंटू हाइट, एक भुजा से ले लेंगे दूसरी भुजा से बेस इंटू हाइट ले लेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पर फिनिश करेंगे, कल मिलेंगे। हाँ एक चीज और बता दूं, सेशन आज का कुछ कारण से शाम को हम लाइव नहीं ले पा रहे थे, इस वजह से रिकॉर्डेड सेशन था, राइट। तो अगर कोई डाउट आपका रह गया हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली टेक योर डाउट। मैंने एक दो क्वेश्चन छोड़े हैं, उन क्वेश्चंस को करिएगा, नहीं आएगा तो आप डेफिनेटली पूछेगा। बाकी कल के सेशन में मैं डायरेक्ट लाइव ही आऊंगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अभी उद्देश्य ये है कि एग्जामिनेशन है तो क्लासेस कैंसिल ना हो किसी भी कंडीशन में, इस वजह से दिस वॉज अ रिकॉर्डेड सेशन। बाकी मिलते हैं कल शाम को अगेन 6 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।